साथियों नमस्कार। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट जो 5वां है, ये हमारी आज की वीडियो रहेगी। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के 4 वीडियो आ चुकी हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन चारों वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आप उनको भी देख ले जिसने नहीं देखी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जो पढ़ रहे थे उसी से आगे हम बात करना चाहते हैं। तो एक बार मैं भारत का रफली सा मैप ड्रा कर देता हूं, क्योंकि एचएसएससी की दृष्टि से ये एग्जाम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एचएसएससी ने इसके बारे में और एचएसएससी ने बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि एचएसएससी ने कोई पेपर लिया हो और उस पेपर के अंदर अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि एचएसएससी हर बार यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये हमने एक भारत का मैप बना दिया है। अगर इस भारत के मैप की मैं बात करूं तो भारत के मैप में इस भारत के मैप में अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल की बात करें तो सबसे दक्षिणतम स्थल है दैमाबाद या इसको दाइमाबाद भी मिल जाता किताब के अंदर। तो ये वाला स्थल है उसका नाम है दैमाबाद या इसे दाइमाबाद भी कहा जाता है। दाइमाबाद, ये दाइमाबाद है कहाँ पर? ये दाइमाबाद है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर जो है, अहमदनगर उस जिले के अंदर है। ये अहमदनगर जिले के अंदर दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? तो दाइमाबाद को लेकर कई किताबों के अंदर थोड़ा सा अधूरा दे रखा था। तो दाइमाबाद कई बुकों के अंदर तो दे रखा है कि ये गोदावरी नदी के तट पर है। दाइमाबाद जो है ये गोदावरी नदी के तट पर है। अगर सही से बात की जाए तो दाइमाबाद गोदावरी नदी के तट पर नहीं है। इस गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी की भी एक सहायक नदी है और उस नदी का नाम है परवरा नदी। तो दाइमाबाद कहाँ पर है? परवरा नदी के किनारे है। बाई चांस ऑप्शन के अंदर परवरा ना दे रखा और गोदावरी दे रखा होगा तो हम गोदावरी को सही मान के इस क्वेश्चन का उत्तर सही मान लेंगे। उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो सबसे पूर्वी स्थल है उत्तर प्रदेश जो राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ जिला है। मेरठ, इस मेरठ जिले के अंदर आलमगीरपुर पड़ता है। आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर जो है ये किस नदी के किनारे है? तो आलमगीरपुर जो है ये यमुना की सहायक नदी है और उस नदी का नाम है हिंडन नदी। यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन नदी। इस हिंडन नदी के तट के ऊपर बसा हुआ है आलमगीरपुर। इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो एक बार तो थोड़ा सा ध्यान इसलिए देंगे कि भारत का जो 29वां राज्य था या 29 राज्यों में से एक राज्य जम्मू कश्मीर था। अब इस जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 टुकड़े कर दिए गए और दोनों टुकड़ों को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहले जो जम्मू कश्मीर था वो यहाँ से ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का होता था। अब ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का ऊपर है, इसमें से यहाँ का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है और इधर से जो हिस्सा यहाँ है ये चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा था जो कि भारत में वर्तमान में भारत का था, ये वाला पीओके ये भी भारत का हिस्सा है। लेकिन मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं। इस हिस्से को अब बांट दिया गया है तो यहाँ का जो हिस्सा है उस हिस्से को नाम दे दिया गया ये वाला लद्दाख और यहाँ जो है ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो अब जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ से ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर की सीमा अब चाइना के साथ नहीं लगती। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का सबसे उत्तरी स्थल पड़ता है। तो भारत का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो है मांडा। जो मांडा कहाँ पर है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। जम्मू कश्मीर में
चिनाब नदी के किनारे है। जम्मू कश्मीर का एक जिले का नाम है अखनूर जिला, उस अखनूर जिले के अंदर स्थित है ये अखनूर जिला। उस अखनूर जिले में स्थित है मांडा और चिनाब नदी के किनारे है। अगर मैं बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी स्थल का नाम है सूत का गिंडोर। ये वाला स्थल है, इसका नाम है सूत का गिंडोर। सूत का गेंडोर, ये सूत का गेंडोर है कहां पर, तो सूत का गेंडोर पड़ता है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में। बलूचिस्तान प्रांत जो है वहां पड़ता है। इस बलूचिस्तान प्रांत के अंदर पड़ता है, किस नदी के किनारे है, ये दास्क नदी के किनारे है। तो बलूचिस्तान में दास्क नदी है, उसके किनारे कौन सा है, सूत का गेंडोर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये चारों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, चारों स्थानों को अगर मिला दिया जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति बन रही है वो लगभग देखने से मिल रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति किस प्रकार की दिखाई दे रही है, त्रिभुजाकार। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, ऐसी थी। तो आकृति जो है वो त्रिभुजाकार आकृति है सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो हमने पहली वीडियो के अंदर भी इसका जिक्र कर दिया था। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 600 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये बुक के अंदर है। अब इसका क्षेत्रफल बढ़ के 18 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक भी जा चुका है। तो अगर यहां से मैं बात करूं कि अगर इस पश्चिमी सिरे को अगर मिला दिया जाए, और कहां से मिला दिया जाए, पूर्वी सिरे से, तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व सिंधु सभ्यता की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम, तो ये लंबाई है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। अगर बात की जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ये 1400 किलोमीटर। और अगर कहा जाए कि समुद्री तट की या तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो जो तटीय लंबाई है, तटीय लंबाई वो लगभग है 1300 किलोमीटर। ये सारे किलोमीटर में है तो 1300 किलोमीटर, क्योंकि यहां से लेकर और ये वाला जो हिस्सा पड़ता है, ये वाला, तो ये सारा का सारा हिस्सा पड़ता है वो समुद्र तटीय अरब सागर के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। अरब सागर में यहाँ खंबात की खाड़ी है, यहाँ कच्छ की खाड़ी है। तो ये तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के चारों स्थल, पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी और दक्षिणी चारों स्थल है। आकृति आपने देख ली। तो अब मैं थोड़ी सी और आगे कुछ स्थानों की बात करना चाहता हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट जो लेना चाहता तो ले सकता जल्दी से। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष, जो स्थल हमें मिले हैं, उनमें महत्वपूर्ण 7 बड़े स्थल जो थे, नगर जिसकी संज्ञा दी गई है, उनको तो हमने वीडियो के अंदर देख लिया था। अब जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इसमें केवल एक महत्वपूर्ण स्थल है, वैसे तो बहुत सारे स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है मांडा, और मांडा के बारे में आपने अभी पढ़ा है। तो हम बात करते हैं पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य के अंदर एक पड़ता है महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है रोपड़। इस रोपड़ की अगर खोज की बात की जाए तो रोपड़ को खोजा था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, रोपड़ को खोजा गया था। तो यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ को खोजा था। यज्ञदत्त शर्मा ने इस रोपड़ को क्या किया था, इसकी खोज की थी। रोपड़ जो है इसका आधुनिक नाम जो है वो रूपनगर है। आधुनिक नाम जो है वो रूपनगर है, यानी रोपड़ को आधुनिक नाम से जाना जाता है रूपनगर के नाम से। और स्वतंत्रता के बाद ये खोजा गया था, स्वतंत्रता के बाद ही इसको खोजा गया था। तो ये रोपड़ की खास बात थी। और हम दूसरे इसी पंजाब में एक और स्थल है जिसका नाम था संघोल। हम इस संघोल की बात करें तो संघोल भी पंजाब राज्य में है। इस संघोल की खास बात क्या है कि यहाँ से तांबे की 2 छेनियां मिली है। तांबे की 2 छेनियां जो हैं, तांबे की 2 छेनियां, इसके जो अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले थे, तो वो मिले हैं संघोल से। संघोल कहां पर है, पंजाब में। और क्या मिला है यहां से, और एक मिला है वृत्ताकार अग्निकुंड जो है उसका साक्ष्य भी मिला था। तो वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले थे। वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, के साक्ष्य मिले हैं, वो भी कहां से मिले हैं, संघोल से। एक और स्थल आ जाता है जिसकी हम बात करते हैं दधेरी।
दधेरी। इसके बारे में बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, और कौन सी चीज ध्यान रखनी है कि दधेरी जो है ये परवर्ती हड़प्पा काल का स्थल है। परवर्ती हड़प्पा काल का स्थल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय का, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय का ये स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय का जो है वो स्थल का नाम है दधेरी। आगे हम बात करते हैं, अगला राज्य पढ़ लेते हैं, और अगले राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा से सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिले हैं, और हरियाणा से जितने स्थल मिले हैं लगभग किसी न किसी पेपर में उन सारे स्थलों का नाम पूछा जा चुका था। तो हम एक बात करते हैं हरियाणा राज्य से। हरियाणा से महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से मिले हैं? हरियाणा से एक तो मिला है बनावली, जिसके बारे में हमने बात कर ली थी, बनावली या बनवाली। इसको लेकर अक्सर किताबों के अंदर भी कंफ्यूज रहता है, हर कई विद्यार्थी भी इसके बारे में कंफ्यूजन रखते हैं। और क्या कंफ्यूजन है कि बनावली जो है, इस बनावली को इतिहास की जितनी भी किताबें हैं, प्राचीन भारत की हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स हैं, उसमें दे रखा है कि बनावली जो है ये हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। और हरियाणा की कोई अलग से कोई केवल हरियाणा जी की कोई किताब हो तो उसके अंदर उस बनावली को फतेहाबाद के अंदर बता दिया गया था, जो कि दोनों सही है, गलत कोई ना है। हिस्ट्री की किताब उसको आज भी हिसार के अंदर ही मानती है। अब मैं बात करता हूँ इस हरियाणा के अंदर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, ये राखीगढ़ी हरियाणा में है और हिसार में ही ये राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी के बारे में बहुत ज्यादा बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है, यानी क्षेत्रफल में बात कर रहा हूं, तो राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। कहां पर है? हिसार जिले में है, हरियाणा के अंदर है। राखीगढ़ी के बाद अगर दूसरे नंबर की बात आए, सेकंड नंबर पर अगर जो बात आए, तो दूसरे नंबर के ऊपर जो आता है उसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा, इस धोलावीरा के बारे में आपने कल ही पढ़ा था, कल वाली वीडियो के अंदर। और क्या पढ़ा था कि धोलावीरा गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य के भचाऊ जो जिला है उसके अंदर ये स्थित है, और उसी जिले के अंदर कच्छ की खाड़ी लगती है, और उस कच्छ की खाड़ी में स्थित है धोलावीरा। और सुरकोटदा जो है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। धोलावीरा के बारे में खास बात याद रखना, नोट बना के लिख लेना, क्योंकि प्रत्येक वीडियो के अंदर आपको नए नए क्वेश्चन जरूर मिलते रहेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक भी आप देखा करें। तो धोलावीरा के बारे में क्या है कि आजकल एक आप सब जानते हैं कि जो भी नया मकान बनाता है तो नए मकान के सामने जो मेन गेट है, उस मेन गेट के ऊपर एक इस प्रकार से नंबर प्लेट लगाई जाती है कि ये फलाना फलाना निवास है और फलाने का ये घर है। अगर उसने कोई इस प्रकार की डिग्री भी ले रखी तो उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये तो मास्टर था, ये तो जेई था, ये फलाने विभाग में था, तो इस प्रकार के आईएएस अफसर हैं कि पीसीएस हैं, फलाने दिखड़े, इस प्रकार से लिखा मिलता है। तो वो दो नंबर प्लेट मिली थी, तो धोलावीरा से 10 अक्षर की नंबर प्लेट मिली है, नंबर प्लेट के साक्ष्य मिले हैं। तो 10 अक्षर लिखे हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता की उस समय की जो लिपि थी, उस लिपि के 10 अक्षरों की एक नंबर प्लेट जो मिली थी वो इस धोलावीरा से मिली थी। तो इस क्वेश्चन को आप यहां भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हरियाणा के अंदर इंपॉर्टेंट है, मैं केवल वो पढ़ाऊंगा क्योंकि हरियाणा की जीके के अंदर वो सारे आप कवर कर लेना। जीके HR जीके बाई बीके यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लेना, आपको हरियाणा से संबंधित जितने भी स्थल हैं उनके ऊपर सारी की सारी स्थल आपको बता दिए जाएंगे। तो हरियाणा के अंदर एक और मिला था जिसके बारे में पूछ लिया जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि राजा के चांदी के 2 मुकुट कहां से मिले हैं? राजा के चांदी के 2 मुकुट कहां से मिले हैं? तो
तो वो मिले हैं कुणाल से। तो कुणाल से राजा की चांदी के 2 मुकुट मिले थे। और इसकी हरियाणा से और भी महत्वपूर्ण है, बीरडाना है जो सबसे पुराना स्थल माना जाता है। उसके बाद बहुत सारे हैं, भगवानपुरा भी है, यहाँ पर हरियाणा के अंदर पड़ता है, बालू भी पड़ता है, मिताथल भी पड़ता है, सीसवाल भी है। तो उन सारों का हरियाणा के जीके के अंदर पढ़ सकते हैं। अगला मैं राज्य का नाम लिख रहा हूं और अगला राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर से बहुत सारे स्थल ऐसे मिले हैं जो लगातार पेपर में आने लायक है और पेपर में आ भी चुके हैं। क्यों आ चुके हैं? क्योंकि वो नवीनतम स्थलों में से है और वहां से कुछ ना कुछ उत्खनन जो हुआ है वो हाल ही के अंदर चल रहा था। तो मैं अगले बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर एक है जिले का नाम है बागपत। उत्तर प्रदेश में बागपत जिला है। इस बागपत जिले का एक गांव का नाम है जिस गांव का नाम है सनौली। इस सनौली से हाल ही के अंदर क्या प्राप्त हुआ था? हाल ही में करंट जीके का क्वेश्चन है, वो करंट जीके किसी भी पेपर में आ सकती है, हरियाणा के पेपर में आ सकती है, रेलवे के पेपर में आ सकती है, एसएससी के पेपर में आ सकती है, एमटीएस वगैरह किसी पेपर में आ सकती है। तो सनौली से क्या मिला था? एक तो कांसे का रथ मिला था और एक अलंकृत क्या मिली थी? कबर जो है, कबर के साक्ष्य से। एक तो कांसे के रथ मिला था और अलंकृत कबर के साक्ष्य मिले थे। कहां से मिले हैं? उत्तर प्रदेश के सनौली से मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के सनौली से और क्या मिला था? इससे मिला था जानवरों की हड्डियों के अवशेष भी यहां से मिले थे। और हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, उसी हड़प्पा कालीन सभ्यता से यहां से 125, सनौली से 125 सवा धान के साक्ष्य भी मिले हैं। 125 सवा धान के साक्ष्य भी मिले हैं और यहां से हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं सनौली से। अगले हम बात करते हैं अगले सहारनपुर। यही उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिले का नाम है सहारनपुर। सहारनपुर, इस सहारनपुर से क्या खास बात मिली थी? तो सहारनपुर के अंदर एक तो बड़गांव है, हुलास है, बड़गांव और हुलास, इनसे भी साक्ष्य मिले सिंधु घाटी सभ्यता के। और बड़गांव से क्या मिला था? सॉरी, इस सहारनपुर में, सहारनपुर के अंदर एक स्थल मिला है और उस स्थल का नाम है सकतपुर। उस स्थल का नाम है सकतपुर। ये सकतपुर है, ये नवीनतम स्थल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम जो स्थल है, यानी जिसकी सबसे बाद के अंदर जिसके उत्खनन कार्य हुआ है, उस स्थल का नाम है सकतपुर। लेकिन सकतपुर ये नाम तो आपको किताब के अंदर शायद मिलेगा भी नहीं, हालांकि कई किताबों के अंदर तो ये प्रिंट भी हो चुका है। जो भी नए एडिशन आए उनमें तो ये नाम भी आ चुका था, लेकिन अधिकतर किताबों के अंदर ये अब भी नहीं आया है। क्योंकि किताबें जो अपडेट होती हैं उन किताबों के अंदर सुधार कम होता है, केवल फ्रंट पेज बदल दिया जाता है। तो सकतपुर नवीनतम है। लेकिन सकतपुर के बाद भी एक मुजफ्फरनगर जो जिला है, मुजफ्फरनगर, इस मुजफ्फर में एक जगह का नाम है मांडी। ये मांडी सबसे नवीनतम है, यानी सकतपुर के बाद का भी है मांडी। तो सकतपुर के बाद का स्थल जो है वो मांडी है, ये सबसे नवीनतम है। और मेरठ में मेरठ के अंदर भी हस्तिनापुर है, भगवानपुरा यहाँ भी है, आलमगीरपुर जो है वो इसी मेरठ के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। तो मेरठ के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, आलमगीरपुर के बारे में कि हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ जिले में है। और आगे बात करते हैं हम कि गुजरात राज्य, आगे बात करते हैं हम गुजरात। तो गुजरात राज्य से महत्वपूर्ण स्थल तो हमने देख लिए थे कि गुजरात राज्य में कौन से स्थल हैं जो कच्छ की खाड़ी में स्थित हैं और कौन से स्थल ऐसे हैं जो खंबात की खाड़ी के अंदर स्थित है। तो गुजरात राज्य के अंदर एक स्थित है सुरकोटदा, सुरकोटदा या इसे सुरकोटड़ा भी कहा जाता है। इस सुरकोटड़ा के अंदर से क्या मिला था? ये सुरकोटड़ा गुजरात के अंदर है और कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। जहां कच्छ की खाड़ी में धोलावीरा था उसी के समीप मिला है सुरकोटड़ा स्थल जो है। इससे खास बात क्या मिली थी कि घोड़े की अस्थियों के जो पिंजर मिले हैं, घोड़े की अस्थि के पिंजर, घोड़े की अस्थि पिंजर जो हैं, पंजर या अस्थि पिंजर भी बोलते हैं, अस्थि पिंजर, इनके अवशेष जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं?
इनके अवशेष जो मिले हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि घोड़े के दांत के साक्ष्य कहां से मिले थे, घोड़े के दांत के साक्ष्य, तो घोड़े की दांत के जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य मिले हैं राणागुंडई से। राणागुंडई से क्या मिले हैं, घोड़े के दांत के साक्ष्य। अगर घोड़े की अस्थि पिंजर के साक्ष्य पूछे जाए तो सुरकोटदा। और इसके बारे में क्या बात है कि सुरकोटदा जो है ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ स्थल है, गिरा हुआ स्थल है। और एक ही रक्षा प्राचीर से कौन कौन सा गिरा हुआ था, एक लोथल गिरा हुआ था जो ये पश्चिमी टीला है और इधर पूर्वी टीला। इस पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला जो है ये दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए कौन कौन से मिले हैं, एक तो रक्षा प्राचीर जिसे प्रकोटा भी कहा जाता था, तो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए दो स्थल मिले हैं। एक तो लोथल था जो कि गुजरात राज्य में है, और दूसरा भी सुरकोटदा है, ये भी गुजरात राज्य में है, सुरकोटदा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, लोथल खंभात की खाड़ी में है और सुरकोटदा गुजरात में ही है, लेकिन ये कच्छ की खाड़ी में है। अगला स्थल हम पढ़ते हैं रंगपुर। ये रंगपुर भी कहां पर है, इसी गुजरात राज्य में है रंगपुर। इस रंगपुर की खोज के बारे में अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि रंगपुर की खोज की थी वो रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। तो रंगनाथ राव के द्वारा खोज की गई थी, रंगनाथ राव के द्वारा खोज की गई थी रंगपुर, इसकी रंगपुर की। और रंगपुर लोथल के समीप ही स्थित है, यानी खंभात की खाड़ी में स्थित है, और ये भादर नदी के किनारे है। अगर पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो भादर नदी के किनारे जो स्थित है उसी का नाम है रंगपुर। और क्या खास बात है इसकी, और ये धान की भूसी जो है, धान की भूसी, धान की भूसी, इस धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो भी इस यहां से रंगपुर से मिले हैं। अगला जो स्थल है वो महाराष्ट्र के अंदर है, और उस स्थल के बारे में आप सब वाकिफ हैं। उस स्थल का नाम है दायमाबाद। मैं यहीं लिख देता हूं, उस स्थल का नाम है दायमाबाद। और दायमाबाद के बारे में आपको पता, अभी लिखा भी था हमने, स्टार्टिंग में यहीं से शुरुआत की थी। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के अंदर है, और गोदावरी नदी या गोदावरी की सहायक नदी परवार नदी के तट पर है। लेकिन खास बात क्या थी, ये जो दायमाबाद है, दायमाबाद ये ताम्र पाषाणकालीन और हड़प्पा कालीन, ये दोनों का स्थल रहा है। दायमाबाद जो है ताम्र पाषाणकालीन और हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा कालीन सभ्यता, दोनों का ही स्थल रहा है। यानी ताम्र पाषाण काल की अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है, सबसे बड़ी बस्ती, तो ताम्र पाषाण कालीन सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, दायमाबाद थी। और दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल भी है जो महाराष्ट्र में है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो जरूर आपके लिए लेके आएंगे। बहुत